नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश वर्णवाल की किताब एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर किताब है। ठीक है, और इससे हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का जो भी आपका वन लाइनर है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 16 का ये पढ़ेंगे। ठीक है, और भारतीय राज्य व्यवस्था, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 16 का ये आ गया, जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बड़ा कर लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो एक मिनट। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल टीडीसैट के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका संसद के पास है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति, तो आपका सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सामान्यतः उच्चतम न्यायालय, तो सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो आपका राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु कितनी है? तो 65 ईयर से। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट एज 65 ईयर से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलेट जुरिडिक्शन से संबंधित है? तो आर्टिकल 134 का 1। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों को सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी? तो 5 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इधर है सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो सर्वोच्च न्यायालय संबंधी आपके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको पढ़ते हैं। तो संविधान के भाग 5, तो संविधान के भाग 5 में क्या दिया? तो आर्टिकल अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए। आर्टिकल अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 126, आर्टिकल 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127, आर्टिकल 127 जो है के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 128 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। ठीक है, आर्टिकल 120 क्या कहता है? अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 131, आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन का विवरण है। अनुच्छेद 136, आर्टिकल 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। आर्टिकल 137, तो अनुच्छेद 137 जो है में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 141, तो आर्टिकल 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 145, आर्टिकल 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर को विनियमित करने के लिए नियम रूल बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146, आर्टिकल 146 जो है
के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो है किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड पर भारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार में चैप्टर नंबर जो है 16 नहीं, अभी आप आगे भी है। तो केंद्र और राज्यों के मत, तो केंद्र और राज्यों के मत होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय के, तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस विवाद में प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में किया था। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत करता है? तो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 137 करता है। भारत में संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या? तो आपकी न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन आते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षण, तो भारतीय संविधान का संरक्षण कस्टोडियन कौन है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, तो आर्टिकल 121 अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है, और इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद पर कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। नेक्स्ट आपका न्यायालय की अवमानना, तो आपका न्यायालय की अवमानना क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना कंटेम्प्ट के संबंध में शक्तियां का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना कंटेम्प्ट के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस, तो कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता, ये आपका आर्टिकल 124 का 7 में बताया गया है। ठीक है, तो न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन जजेस, तो कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता, यह आर्टिकल 124 का 7 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत के प्रथम मुख्य दलित न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश आपके न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किससे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, मूल अधिकार व्यक्ति, तो मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 332 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलेट जुरिडिक्शन के 4 भागों में बांटा गया। तो पहला आपका संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 132 में, सिविल विषय से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 133 में, आपराधिक विषय से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 134 में बताया गया, और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें आर्टिकल 136 में बताया गया है। ठीक है, तो आपका संवैधानिक विषय से जुड़ी अपील अनुच्छेद 132, सिविल विषय से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 133, आपराधिक विषय से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 134, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें आर्टिकल 136 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किस व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो आपका 10 वर्षों तक। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में वकालत करनी है? तो आपका 10 वर्ष तक। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य से ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, भारत के न्यायालयों में किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। ठीक है, लोकहित विवाद PIL, तो लोकहित विवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। ठीक है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध, तो मूल अधिकार का उल्लंघन विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद आर्टिकल 32 तथा उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी की जाती है। ठीक है। तो हमने आपका सुप्रीम कोर्ट का जितना भी आपका ओवल लाया था या इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको पढ़ लिया। ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 17 होगा, जो कि आपका गवर्नर राज्यपाल से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर आपका इंपॉर्टेंट वन लाइनर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।